नमस्कार। विवाह के विनोद में मैं एसएन विनोद एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज की सर्वाधिक चर्चित विषय पर अपने विचार शेयर करेंगे। महाराष्ट्र में शिवसेना अर्थात मातोश्री को अपने ही लोगों से जो चुनौती मिल रही है उसके मायने, शिवसेना का भविष्य और जो बागी विधायक जो एकनाथ शिंदे के साथ अभी असम में कैंप कर रहे हैं, उन विधायकों का भविष्य क्या होगा, इस पर महाराष्ट्र में चर्चा चल रही है। राजनीतिक विश्लेषक अपनी राय दे रहे हैं। लोगों के बीच चर्चा है कि आखिर मातोश्री को चुनौती देकर एकनाथ शिंदे क्या हासिल करेंगे। बहुत मौजूद प्रश्न है। जवाब बहुत सरल है। तात्कालिक उन्हें लाभ मिल जाएगा, जिस तरह विधायक संख्या है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के वो सत्ता सुख भी प्राप्त कर लेंगे। मुख्यमंत्री तो कदापि नहीं बनेंगे। मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का ही होगा और देवेंद्र फडणवीस ही होंगे, जिनकी रणनीतिक सफलता सामने है। ऐसे में एकनाथ शिंदे ने आखिर क्या सोचकर मातोश्री अर्थात उद्धव ठाकरे को चुनौती दी। ध्यान रहे, इस दौरान वे बाल ठाकरे की वंदना करने से नहीं भूलते। बाला साहब ठाकरे का नाम हर बार लेंगे, उनके हिंदुत्व की चर्चा करेंगे, उनकी विचारधारा के प्रति अपने समर्पण को चिन्हित करेंगे। इसका कारण भी स्पष्ट हो। जानते हैं कि आज विधानसभा में संख्या बल के आधार पर भले ही वो उद्धव ठाकरे की सरकार को गिरा दे या उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देने को मजबूर कर दे, लेकिन आने वाले दिनों में जब वो जनता के बीच जाएंगे तो उन्हें समर्पित शिव सैनिकों का सामना करना पड़ेगा। विधानमंडल में भले ही तकनीकी कारणों के आधार पर, वो चाहे जो कारणों को बताया, एकनाथ शिंदे अपना वर्चस्व दिखला दे, लेकिन शिवसेना तो ठाकरे परिवार अर्थात मातोश्री के साथ ही रहेगी। शिवसैनिक हमेशा उनके साथ रहेंगे। ऐसे में जो कहा कि इन लोगों का भविष्य क्या होगा, मातोश्री कायम रहेगा। ध्यान रखें, मातोश्री शिवसैनिकों के लिए देवस्थल है। उसकी अवमानना कोई शिवसैनिक नहीं करेगा। तात्कालिक लाभ के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए, सत्ता सुख के लिए भले ही विधायकों का एक बड़ा दल एकनाथ शिंदे के साथ चला गया हो, लेकिन अंततः उन्हें यह समझ में आ जाएगा कि उन्होंने क्या गलती की। ध्यान रखें, जैसे मैंने कहा है कि शिवसेना और ठाकरे दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं, इन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। ऐसे में अगर एकनाथ शिंदे ये सोचते हो कि वे उद्धव ठाकरे को अस्थायी रूप से राजनीतिक वनवास में भेज देंगे, तो वो गलत है। जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे ने कल सार्वजनिक रूप से यह ऐलान किया कि उन्हें सत्ता सुख नहीं चाहिए, वो इस्तीफा दे देंगे, इस्तीफा देने को तैयार है, वो आकर बात करें। या समोर बसा, मी देतो राजीनामा। चला, मी तुमच्या हातामध्ये आज मी माझ्या राजीनाम्याचं पत्र तयार करून ठेवतो आहे। जे आमदार गायब आहेत किंवा त्याने गायब केलेले आहे त्यांनी यावं आणि माझे राजीनाम्याचं पत्र घेऊन राजभवनमध्ये जावं। मी का नाही जात? कारण मला कोविड झालंय। त्यातून राज्यपाल महोदय म्हणाले कि उद्धव जी को खुद को आने दो, चलो मैं भी आने के लिए तैयार हूं, मी यायला तयार आहे। म्हणून मी पुन्हा एकदा सांगतोय की ही कुठे आगतिकपणा नाही।
हा कुठेही अगदी लाचारीचा प्रसंग नाही किंवा मजबुरी तर अजिबात नाहीये. कारण आजपर्यंत अशी अनेक आव्हानं बिनसत्तेची आपण पेललेत. हे काय मोठं आव्हान आहे? काय होईल जास्तीत जास्त? परत लढू. जोपर्यंत माझ्यासोबत शिवसेना प्रमुखांनी जोडून दिलेला सारा शिवसैनिक आहे तोपर्यंत मी कोणत्याही संकटाला भीत नाही. मी आव्हानाला सामोरा जाणारा माणूस आहे. त्याच्यामुळे कोणतेही आव्हान हे घाबरून त्याला पाठ दाखवणारं नाहीये. हे जसं मी मुख्यमंत्री पदासाठी बोलतोय तसंच मी आज माझ्या शिवसैनिकांना सुद्धा आवाहन करतोय. कारण का तर ही शिवसेना बाळासाहेबांची शिवसेना राहिली नाही असं काही जे आरोप करतायत त्याला सुद्धा माझ्याकडे उत्तर आहे. ज्या शिवसैनिकांना असं वाटत असेल की मी शिवसेनेचं नेतृत्व करायला नालायक आहे, चला मला सांगा, मी हेही पद सोडायला तयार आहे. मी शिवसेना पक्षप्रमुख पद पण सोडायला तयार आहे. पण हे सांगणारा विरोधक नाही. नाहीतर असे फडतूस लोक खूप आहेत. त्यांच्या सांगण्यावरनं किंवा त्यांच्या त्या काय ते ट्रेंडिंग ट्रोलिंग ट्विटर फिटर ह्याच्यासाठी मी काय त्यांना मी बांधलेलं नाहीये. मी माझ्या शिवसैनिकाला बांधलेलं आहे. आणि शिवसैनिक सुद्धा या भानगडीत पडणारा नाहीये. कारण तो फेस टू फेस संकटाला सामोरं जाणारा शिवसैनिक आहे. म्हणून त्यांनी सांगावं मी दोन्ही पदं सोडायला तयार आहे. पण मी मुख्यमंत्रीपद सोडल्यानंतर जर शिवसेनेचा मुख्यमंत्री होत असेल मला आनंदाने मान्य आहे. पण त्याही पलीकडे जाऊन केवळ मी मुख्यमंत्री नको, दुसरा कोणी असला तरी चालेल, पण शिवसेनेचा म्हणजे उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री नको, दुसरा कोणी चालेल, चला तेही मला मान्य आहे. पण एकदा मला समोर येऊन सांगा. हे इकडून तिकडून नाही, आमचं तुमच्याबद्दल काहीच म्हणणं नाहीये. पण तसं नसेल तर जोपर्यंत मी खुर्ची अडवून ठेवले तोपर्यंत काय होणार? काहीच होणार नाही. म्हणून एकदा ठरवूया, तुम्ही या किंवा तिकडनं फोन करा आणि सांगा की तुमचं आम्ही फेसबुक लाईव्ह पाहिलं, चॅनलच्या माध्यमातून पाहिलं, फेसबुकच्या माध्यमातून पाहिलं, आम्हाला तिकडे यायला संकोच वाटतो, पण तुम्ही म्हणालात त्याच्याप्रमाणे तुम्ही आम्हाला नकोत, हे स्पष्ट सांगा. मी या क्षणाला मुख्यमंत्री पद सोडायला तयार आहे. इसमें जो संदेश निहित है वह स्पष्ट है कि उन्हें भी अपनी रणनीतिक गलतियों का एहसास हो गया है. और वह यह कि इस सरकार महाविकास आघाड़ी सरकार के गठन के समय स्वयं को उन्होंने मुख्यमंत्री पद पर आसीन कर एक गलती की थी, बल्कि बाला साहब ठाकरे की इच्छा के विपरीत गए थे. बाला साहब ठाकरे सार्वजनिक रूप से यह कहने में नहीं हिचकते थे जब सरकार थी शिवसेना के संगठन कि हां, मैं रिमोट कंट्रोल से सरकार को कंट्रोल करता हूं, उसका संचालन करता हूं. वो कभी भी सीधे यह चुनावी राजनीति में ठाकरे परिवार को नहीं पड़ने दिया, हमेशा अलग रखा. लेकिन संभवतः अन्य कारणों से या निजी लालसावश उद्धव ठाकरे ने स्वयं को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बना दिया. और वो भी कब? जब विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी. शिवसेना की संख्या, विधायकों की संख्या बहुत कम थी, लगभग आधे. लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री पद पर अपनी दावेदारी ठोक दी. और यह नहीं कि किसी शिवसैनिक को बिठाए स्वयं बैठ गए. यह उनकी रणनीतिक भूल मानी जाएगी. और संभवतः इसका एहसास उन्हें हो गया है. कल के उनके संबोधन में यह इसकी झलक साफ साफ दिख रही थी. अब सवाल यह कि आखिर महाराष्ट्र में होगा क्या? क्योंकि शिवसेना की ओर से दो टूक कहा जा रहा है कि हम सत्ता में हैं और सत्ता में बने रहेंगे, उद्धव ठाकरे इस्तीफा नहीं देंगे. शायद उनकी अपनी कोई रणनीति होगी जिस पर वो काम कर रहे हो, लेकिन जो सामने है उससे ऐसा नहीं लगता कि उद्धव ठाकरे महाविकास आघाड़ी की सरकार को बचा पाएंगे. सभी जानते हैं इसमें अभी भूमिका राज्यपाल की भूमिका होगी. और राज्यपाल क्या करते हैं
गैर भाजपा शासित राज्यों में यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। अभी वो स्पष्ट हो गए हैं तो तत्काल ऐसी संभावना कुछ नहीं दिखती, लेकिन जब उन पर दबाव आएगा तो वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर विधान सभा में शक्ति परीक्षण होता है और आदेश मिलता है राज्यपाल की ओर से उद्धव ठाकरे को बहुमत साबित करें, तो स्थिति पेचीदा हो जाएगी। क्योंकि अभी जो उपलब्ध आंकड़े हैं उसके अनुसार उद्धव ठाकरे या महाविकास अघाड़ी अपना बहुमत साबित नहीं कर पाएगा। तो फिर किस आधार पर वे यह दावा कर रहे हैं कि हम सत्ता में बने रहेंगे? कहा कि राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, हो सकता है वो कुछ दांव पे चल रहे हो और अंतिम क्षणों में कोई चमत्कार भी हो जाए, लेकिन उसकी संभावना फिलहाल आज के दिन अभी छिड़ी नजर आती है। ऐसे में जो अस्थिरता पैदा हुई है पूरे प्रदेश में, सरकार शिथिल पड़ गई, कोई काम नहीं हो रहा है, इसका सबसे बड़ा खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। और डर तो यह है कि कहीं इसकी चिंगारी फैलते फैलते पूरे प्रदेश में कोई हिंसक वातावरण न तैयार कर दे। क्योंकि मैंने बताया कि शिवसैनिकों का एक अलग चरित्र है और चूंकि चुनौती सीधे सीधे मातोश्री को दी गई है, शिवसैनिक इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। विधानमंडल में भले ही शिवसेना अल्पमत में आ जाए, लेकिन दल के रूप में, पार्टी के रूप में शिवसैनिकों का पूरा समर्थन मातोश्री और ठाकरे परिवार को। याद दिला दो, स्वयं राज ठाकरे ने बगावत की थी, जो एक आक्रामक युवा नेता के रूप में उभरे थे और बाहर तो चर्चा थी कि बाल ठाकरे के असली वारिस वो हो गए राजनीति में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नतीजा राज ठाकरे अलग हुए और उन्होंने भी उद्धव ठाकरे और मातोश्री को चुनौती दी थी, लेकिन सफल नहीं हो पाए, कुछ नहीं कर पाए। यह उदाहरण सामने रहने के बावजूद अगर एकनाथ शिंदे यह सोचते हैं कि वे मातोश्री को चुनौती देकर बाल ठाकरे को राजनीतिक हाशिए पर ले जाएंगे, तो वो 100% गलत है, वो मुगालते में है। और मैं समझता हूं कि एकनाथ शिंदे को इसका एहसास है और यही कारण है कि वो बार बार बाला साहब ठाकरे की वंदना करने से नहीं चूकते, स्वयं को शिवसैनिक बताने से नहीं चूकते। उन्होंने कुछ शर्तें रखी है और शर्त में सबसे बड़ी शर्त यह है कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस का साथ छोड़कर, अर्थात महाविकास अघाड़ी से पृथक होकर शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के साथ यहां सरकार का गठन करे, जो कि शिवसेना मातोश्री को मंजूर नहीं है। ऐसे में विवाद बढ़ेगा और अंततः दावा चाहे जो भी किया जाए, वर्तमान महाविकास अघाड़ी सरकार का पतन होगा, राज्य में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ेगी और कोई आश्चर्य नहीं कि पुनः चुनाव में जाना पड़े। और उस चुनाव के जो परिणाम होंगे, कम से कम वो एकनाथ शिंदे की इच्छा के अनुकूल तो नहीं ही होंगे। अतः अभी भी विलंब नहीं हुआ है। हर दल में वैचारिक मतभेद होते हैं, निजी महत्वाकांक्षाएं जब प्रबल होती हैं तो ऐसी स्थिति पैदा होती है जो आज हुई है। इसलिए मैं कहूंगा कि इट इज नेवर टू लेट सिद्धांत को मानते हुए दोनों पक्ष एक साथ बैठकर, जिसके लिए उद्धव ठाकरे ने आमंत्रण भी किया है कि आकर मुझसे बात करें,
इसमें वो जीत पर कायम नहीं है कि वो खुद करे कि आकर मुझसे बात करे, मेरा इस्तीफा चाहिए, मैं इस्तीफा देता हूं, और क्या चाहिए मैं देता हूं, उन्होंने स्पष्ट कहा है। तो इसका संदेश आम शिवसैनिकों में बहुत सकारात्मक गया है मातोश्री के प्रति। ऐसे में एकनाथ शिंदे अंततः राजनीतिक रूप से बहुत बड़े घाटे में पड़ेंगे।